नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और मुहिम जारी है विदिशा के लटेरी में 7 साल के मासूम लोकेश को बचाने की। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और 11 घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही चल रहा है। अभी तक 35 फीट के करीब खुदाई हो चुकी है। समानांतर जो गड्ढा खोदा जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 50 से 60 फीट तक यह खुदाई होनी है और 4 से 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि इससे ज्यादा समय भी लग जाए या इससे कम समय में भी ये काम पूरा हो जाए। ये निर्भर करता है वहां जमीन कैसी है अंदर। अगर पत्थर आएंगे तो काफी दिक्कतें होती हैं। ये हमने देखा है इसके पहले के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें काफी दिक्कतें पेश आती हैं। जब गहरी खुदाई हो जाती है उसके बाद अगर चट्टानें हुई तो बहुत धीरे धीरे और बहुत ख्याल रखे, इस बात का ख्याल रखे कि अंदर जो बच्चा फंसा हुआ है उसकी जान को कहीं खतरा ना हो। इसको देखते हुए ये खुदाई चलती है। तो ये अभी भी चल रहा है। बच्चे के मूवमेंट पर लगातार डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं, अंदर कैमरा भी पहुंचाया हुआ है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से की जा रही है। बचाने की मुहिम में लगातार विदिशा जिला प्रशासन जुटा हुआ है। रात को ठीक 10 बज गए हैं और लगभग ये घटनाक्रम सुबह 11 बजे का है, यानी लगभग 11 घंटे जो है वो बीत चुके हैं। अब तक लोकेश तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये बोरवेल जो है लगभग 65 फीट गहरा है और लोकेश की जो लोकेशन है वो लगभग 45 फुट के आसपास जो है वो प्रशासनिक अमले की जो टीम है वो बता रही है। अभी तक लगभग 35 फुट के जो गड्ढा है वो खोद लिया गया है। बाकी की गड्ढे को खोदने को लेकर मशक्कत जारी है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है जेसीबी चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कई जेसीबी यहाँ बुला ली गई हैं और उनके माध्यम से अब पहले नीचे खुदाई हो रही है, फिर जो दूसरी जेसीबी है थोड़ा सा ऊपर मिट्टी धकेल रही है, फिर तीसरी जेसीबी आगे लेकर जा रही है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह की हार्ड सरफेस होने की बात जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने हार्ड फेस जो है उसको ड्रिल करने के लिए बाकायदा ड्रिल मशीनें मंगा ली गई हैं। अभी एम्बुलेंस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार है। जो सीसीटीवी लगाया गया है वो साउंड वाला सीसीटीवी है और उसके माध्यम से एक एक अपडेट जो है वो प्रशासनिक अमला लेने में जुटा हुआ है। और जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी का ये कहना है कि अभी बच्चा जो है वो लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये है कि अगले 4 से 5 घंटे लगातार रेस्क्यू और चलेगा और उसके बाद जो है जब 50 फुट के आसपास खुदाई हो जाएगी तब जाकर लोकेश तक पहुंचा जाएगा। लोग जो है स्थानीय लोग हैं उनका भी काफी जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई इस उम्मीद के साथ यहाँ आ रहा है कि लोकेश जो है वो सकुशल बाहर निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 लटेरी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आधे घंटे पहले का अपडेट हमने अभी दिखाया भी। आपने बताया कि जब 10 बज रहे थे तब क्या स्थिति थी और अब आधे घंटे बाद की स्थिति का मैं आपसे लाइव अपडेट लेना चाह रहा हूं। सबसे पहले इस बच्चे की स्थिति क्या है, लोकेश के बारे में क्या जानकारी है? देखिए पुनीत, अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो अभी जो स्थिति है वो जिस तरीके से कलेक्टर विदिशा से कुछ देर पहले बता रहे थे कि बच्चा जो है वो लगातार मूवमेंट कर रहा है। हालांकि 11 घंटे के लगभग का समय हो चुका है, क्योंकि सुबह 11 बजे के लगभग की ये घटना थी। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और एक एक बच्चे की हरकत पर नज़र बनाए हुए है। जिस तरीके से लगातार उसको सीसीटीवी के माध्यम से लगातार उसको वॉच किया जा रहा है, उसकी एक एक हरकत को वॉच किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले लोकेश के पिता भी इस जो टनल खोद रही है उसके पास पहुंचे थे, तो उनको भी सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया गया था कि आखिर किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है। तो वो भी काफ़ी अभी जो है वो संतुष्ट नजर आए और जिस तरीके से परिवार वाले भी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासनिक टीम जो है वो लगातार अच्छी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से आप जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये टनल के अंदर की तस्वीरें हैं। लगभग 35 फुट के आसपास जो है वो गड्ढे की खुदाई, जो टनल है उसकी खुदाई की जा चुकी है। हालांकि जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नीचे जेसीबी है वो ऊपर मिट्टी डाल रही है और उसके ऊपर एक जेसीबी लगी हुई है वो और ऊपर मिट्टी डाल रही है। उसके अलावा वहाँ से फिर जो है ट्रक या दूसरे माध्यमों से वो जो है मिट्टी को आगे भेजा जा रहा है। तो एसडीआरएफ की टीम की बात करूँ, एनडीआरएफ की टीम की बात करूँ, सभी जो है वो लगातार मुस्तैदी से यहाँ लगे हुए हैं। एक एक घटनाक्रम पर
लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 45 फुट के आसपास जो है वो लोकेश की फंसे होने की जो लोकेशन है वो आई है, और ये बोरवेल लगभग 65 फुट का बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब आवश्यक हो जाता है कि जहां लोकेश की लोकेशन है उसके लगभग 3 से 4 फुट नीचे तक जो है वो टनल की खुदाई की जाएगी, क्योंकि जब भी बच्चे को रिकवर किया जाएगा तो नीचे से रिकवर किया जाएगा, और यही कारण है कि थोड़ी सी जो आखिरी समय होगा वो काफी क्रूशियल रहने वाला है प्रशासन वो के लिए। क्रूशियल थोड़ा सा रहता है। नीचे एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ शैलेंद्र, आप जब वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी जाहिर सी बात है वहाँ पर लगे हुए हैं, कंटिन्यू नज़र बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के ऑफिसर्स भी होंगे, आपकी क्या उनसे बात हुई? देखिए ये बाकी जो बोरवेल की घटनाएं जो अभी तक हमने देखी हैं वो गहरा, इससे भी ज़्यादा गहरा रहता था, ये भी बातें सामने आती थी कि कई फीट गहरा है और उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे तक खिसक भी सकता है। ये एक अच्छी बात भी हम कह सकते हैं कि ये इसकी बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है और बच्चा भी 45 फीट के आसपास फंसा हुआ है। तो क्या एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि कैसे कोई टेक्निक या कितनी देर लगेगी बच्चे को निकालने में, क्योंकि 35 फीट हो गया है। 10 फीट अभी 10 या 12 फीट अगर हम देख लें तो 12-13 फीट और अभी खोदना है, और 12-13 फीट बहुत क्रूशियल रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से एनडीआरएफ के जो टीम लीडर हैं उनसे अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि लगभग 40 फीट के आसपास तो जेसीबी से खुदाई की जाएगी यदि कोई हार्ड सरफेस नहीं आता है, जो कि अभी तक नहीं आया है। ये गनीमत की बात है, क्योंकि अक्सर पुलिस हमने ये देखा है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं हार्ड सरफेस आ जाता है और ऐसे में जो जेसीबी है वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि हार्ड सरफेस नहीं है, और अभी भले ही लाल मिट्टी और मुरम जैसी स्थिति है, लेकिन इतना हार्ड सरफेस नहीं है कि जेसीबी से उसको ना खोदा जा सके। तो हार्ड सरफेस की तो अभी कोई आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन लगभग 40 फुट के आसपास जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है वो जेसीबी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के धसकने का डर रहेगा। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो है वो जो व्यक्ति हैं या ड्रिल मशीन है उसके माध्यम से खुदाई की जाएगी, और मैनुअल टनल बन रहा है उसके पैलर जो है उनके बोर तक पहुंचने के लगभग 2 से 3 फुट का जो है एक गड्ढा जो सुरंग है वो तैयार की जाएगी, और उसके माध्यम से जो लोकेश तक है वो पहुंचा जाएगा। तो आखिरी के जो समय रहेगा लगभग 5 फुट का जो जब खुदाई रह जाएगी तो काफ़ी टेक्निकल तरीके से उसको खुदाई को करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप टेक्निकल तरीके से खुदाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी धसकने का जो डर है वो बना रहता है। तो उससे बचने के लिए जो है वो आखिरी के 5 फुट पर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार काम करेगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी 35 फुट के आसपास पहुंचे, और ऐसे में लगातार रेस्क्यू करनी जो जेसीबी है, जो कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, तो लगातार जेसीबी जो है वो खुदाई का काम कर रही है, मिट्टी को ऊपर फेंक रही है, और जो ऊपर जेसीबी है उसको वो और ऊपर लेकर जा रही है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर की गई है, चाहे डॉक्टर्स की बात करूँ, मेडिसिन की बात करूँ, एम्बुलेंसेस की बात करूँ, ये सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और जिस तरीके से भले ही रात को 10:30 बज गया हो, लेकिन बड़ी संख्या में जो स्थानीय ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक बिल्कुल ग्रामीणों की यही खासियत ग्रामीण क्षेत्रों की रहती है कि दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर साझा करते हैं। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे के सकुशल निकल आने के लिए। प्रार्थनाएं दुआओं का दौर जारी है, देर रात हो चुकी है। क्या वहाँ पर माहौल है? कई परिवार के लोग तो जाहिर सी बात है कि सब खाना पीना छोड़कर ही बैठे होंगे। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरफ आप देखेंगे उसी तरफ लोगों का काफ़ी हुजूम है। हालांकि पुलिस ने जो है वो बैरिकेटिंग करके रखी है ताकि लोग जो है वो टनल के आसपास ना पहुंच पाएं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोकेश की सलामती के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब से सुबह से ये घटनाक्रम हुआ है तब से ही वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे उनके परिजन हों, आस पड़ोस के लोग हों या दूर दराज से आए हुए लोग हों। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टनल के आसपास जमा हैं, और सबके एक ही दुआ मांग रहे हैं कि भले ही थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन लोकेश जो है वो सलामत बाहर निकले। हालांकि उनके परिजनों का जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। उनकी परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ, अपनी दादी के साथ यहाँ मजदूरी
जब उनके पिता माता और जो दादी हैं वो मजदूरी करने आए थे, वहाँ पर खेल खेल में वो उस बोरवेल में गिर गया। हालांकि प्रारंभिक 10 मिनट की अगर मैं बात करूं तो उनके चाचा से लगातार बात हो रही थी, वो बात कर रहा था, चाचा से बाहर निकालने की गुहार भी कर रहा था, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए गए थे, यानी जो रस्सी डालकर जो निकालने का प्रयास किया गया था, वो सफल नहीं हो पाया था। हालांकि अभी पूरी उम्मीद है प्रशासन की टीम की तरफ से, जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, चाहे वह यहाँ के स्थानीय विधायक की बात करूं या अन्य जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस बोरवेल की जो गहराई है वो काफ़ी कम है, और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 घंटे या शायद 5 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ जितने लोग हैं या जितने लोग भी घरों में बैठकर देख रहे हैं इस ऑपरेशन को, वो सभी एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भले ही थोड़ी देर से ही सही, लेकिन लोकेश जो है वो सकुशल बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सभी यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, पूरी शिद्दत से काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, बगैर रुके बगैर थके ये टीम मौजूद है। और साथ ही न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और हमारी टीम तब तक यहाँ मौजूद रहने वाली है जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता और लोकेश को सकुशल बाहर नहीं निकाल लिया जाता। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, आगे भी बनाए रखिए, और हमारी कोशिश है, हम भी ये भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विधानसभा के सत्र के दौरान आज सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी और कहा कि सिंगापुर के सहयोग से गोविंदपुरा में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल बनाए गए हैं ताकि गरीब और अमीर सभी को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार में सभी वर्गों के विकास का ख्याल रखा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे बच्चों ने कमाल किया। ग्लोबल स्किल पार्क यशोधरा जी बैठी एक उदाहरण है, गोविंदपुरा में बन रहा है, संत रविदास जी ग्लोबल स्किल पार्क वो बनाने का काम कर रहे हैं। इस साल बन के सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं हम, इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और 6000 स्किल्ड नौजवान वहां निकलेंगे। बाद में ये संख्या 10,000 पहुंचेगी, लेकिन केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ ये ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में और सागर में भी अब बनाए जाएंगे ताकि स्किल्ड मैन पावर हमारी तैयार हो। ताकि ITI को और बेहतर करना, कल्पना यही है कि हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सके। इन स्कूलों में माननीय अध्यक्ष महोदय लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, और स्मार्ट क्लास का लाभ ये होगा कि दिल्ली और दिल्ली और मुंबई में भी बैठ के वहां के अच्छे शिक्षकों से हमारे बच्चे गांव में भी पढ़ सके। उनमें बस की व्यवस्था का प्रावधान है ताकि आसपास के 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले गांव से हम बच्चों को बस में बिठाएं और फिर स्कूल लेके आए, शाम को वापस स्कूल छोड़ दें। और अब तो PM श्री स्कूल भी खुलने वाले, PM श्री स्कूल, CM राज स्कूल और PM श्री स्कूल। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे बच्चे 39 स्वर्ण पदक लेके आए हैं। 96 पदक हमारे बच्चों ने जीते हैं। हम तीसरे नंबर पर हैं, पहले हमारा कहीं नंबर ही नहीं लगता था। अब हम महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पे हमारे बच्चे आए। अभी विश्व शूटिंग की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाली है। खेलों की अधोसंरचना का भी बहुत सुंदर विकास करने का प्रयास निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में बेईमान और भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम ने सदन में जानकारी दी कि रेत माफिया को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुमति आपने विषय उठाया, अभी 70 की अनुमति जारी की गई है। 70 की 150 प्रकरणों में स्वीकृति जारी, अनुमति जारी करने की तैयारी हो रही है। हाँ, कहीं कहीं विधिक पेचीदगियां होती है, उनमें थोड़ा बहुत समय लगता है। आप जानते हैं निश्चित प्रक्रिया है, विभाग देता है, विभाग का विधि विभाग का अलग अलग अभिमत होता है, तो वो अलग समिति में आता है। लेकिन आज मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाला कोई बचेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति ही रहेगी। हम लगातार कार्रवाई करेंगे।
रेत माफियाओं को कुचलते हुए 14,000 वाहन, 2,40,000 घनमीटर रेत जब्त की गई। 4 के खिलाफ NSA की कार्रवाई, 34 के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेगी। जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाइयां होगी। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है और कल सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया है। विधानसभा में दरअसल बजट पर सामान्य चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने वक्तव्य दिया। वक्तव्य के दौरान रोका टोकी जो हुई, इस पर आपत्ति भी जताई गई। सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा रोका टोकी की गई, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई। नारायण चंदेल ने इस सत्र को छोटा भी बताया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि फिर से सत्र बुला लिया जाएगा अगर जरूरत हुई तो। रोका टोकी पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी आपत्ति जताई और उनके बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सत्ता पक्ष से पहले अजय चंद्राकर ने रोका टोकी का काम किया। टोका टाकी चलता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही टोका टाकी आज हुई है। और विधायक टोका टाकी करे तो ठीक है, मंत्री टोका टाकी में लग जाते हैं, चाहे वो प्रश्नकाल में हो या आपके भाषण में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों को थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। विधायक स्वाभाविक रूप से समकक्ष होते हैं, करते रहते हैं, ये बड़ी जवाबदारी में है, मंत्री हैं और उनकी बड़ी भूमिका है। वो जो बाधित करते हैं, तो चाहे प्रश्नकाल बाधित हो, वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। और उसमें एक जो स्तर की बात आती है, आगे मैं उसमें नहीं। देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की तो निरंतर बस्तर में 4 हमारे प्रमुख पदाधिकारियों की हत्या हुई। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। कवर्धा में जिला बदल की कार्यवाही की जा रही, उसको भी हमने शून्यकाल में भी उठाया और बजट के, आम बजट के भाषण में भी मुख्यमंत्री का हमने ध्यान आकर्षित किया। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन हमने कहा कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। लगातार ये लोग चाहते हैं कि ये शांत प्रदेश न रहे, हिंसा भड़के, पुलिस हम पे आक्रमण करे, हमला करे, लाठीचार्ज करे। लेकिन जिस धैर्य के साथ हमारे पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने इसको हैंडल किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सब ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का रायपुर का इनका प्रदर्शन आपने देखा, नारायणपुर की वीडियो भी आप लोगों ने देखा, कवर्धा में भी ये लोग पुलिस के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया है, ये सब आपने देखा है। ये लोग चाहते हैं कि ये उग्र प्रदर्शन हो और उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएं। इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं और इस कारण से घटना कराना चाहते हैं। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।